हेलो, सभी को गुड मॉर्निंग। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सबका स्वागत है। मैं आपके शर्मा व्यवसाय प्रबंध प्राध्यापक है। मैं आपके अभिप्रेरणा के बारे में पढ़ा रहा था कि अभिप्रेरणा जो है क्या है। इसके बारे में मैंने आपको जो है अभिप्रेरणा की विशेषताओं के बारे में भी चर्चा की गई। अभिप्रेरणा की विशेषताएँ जो है अलग अलग पाई जाती हैं और ये विशेषताओं के बारे में चर्चा करने के बाद मैंने आपके महत्व के या आवश्यकताओं के बारे में चर्चा की कि कौन सी आवश्यकता और कौन सी 10 आवश्यकताओं के बारे में भी चर्चा की कि 10 आवश्यकताएँ कौन कौन सी हैं। इसलिए अभिप्रेरणा या मोटिवेशन के बारे में कि व्यक्ति को अभिप्रेरित किया जाता है और किस प्रकार किया जाता है। तो सबसे पहले जो मैंने आपको इनकी परिभाषाओं के बारे में, इनके राइटिंग की परिभाषाओं के बारे में उसमें चर्चा की कि अभिप्रेरणा क्या है। मोटिवेशन माने लोगों को अभिप्रेरित करने की कला ही अभिप्रेरणा कहलाती है। अब आपको जो है मैं आपको पढ़ाऊँगा कि अभिप्रेरणा की आवश्यकता और मेथड कौन कौन से हैं। तो आवश्यकताएँ मेथड जो है देखिए 10 आवश्यकताएँ हैं, महत्व हैं। तो सबसे पहला है लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक। तो सबसे पहली आवश्यकता है कि लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होता है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा किसी भी संस्था में लक्ष्य एवं उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक है, क्योंकि अभिप्रेरणा से ही कर्मचारियों को प्रेरित किया जाता है। संस्था के पास जिसके भी संसाधन होते जितने भी संसाधन होते हैं उनका सुचारू रूप से प्रयोग करने के लिए कर्मचारियों को प्रेरित किया जाता है। तो देखिए लक्ष्य प्राप्त करने में भी इसकी योगदान सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए लक्ष्य प्राप्त करने में भी इसका योगदान सबसे ज़्यादा इसलिए होता है कि जो संसाधन आपके पास हैं वो संसाधनों का सही प्रयोग जो है कर्मचारी अभिप्रेरित होकर के या प्रेरित होकर के ही सही ढंग से कर सकता है और आप अपने लक्ष्य को और उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो आवश्यकता और महत्व है लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक। दूसरा है कार्य संतुष्टि में अभिवृद्धि। इसके बाद जो है कार्य संतुष्टि में अभिवृद्धि में अभिप्रेरणा के द्वारा कर्मचारी जो है कर्मचारियों के लिए किए जाने वाले कार्यों के प्रति उसके कार्यों की महत्ता को बढ़ावा दिया जाता है। इससे कर्मचारी की कार्य के प्रति रुचि जागृत होती है, अतः ये अधिक कार्य करता है। इस प्रकार जो क्या होता है कि कार्य संतुष्टि में अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तीसरा है संसाधनों का सदुपयोग। किसी भी संस्था के संसाधनों का श्रेष्ठ उपयोग लेने हेतु कर्मचारियों को प्रेरित करना आवश्यक होता है। इसलिए अभिप्रेरणा से कर्मचारियों की योग्यता में वृद्धि होती है, जिससे साधनों का पूरा उपयोग लेता है। इसलिए अभिप्रेरणा से एक लाभ और है या महत्व और है, वो है संसाधनों का सदुपयोग किया जाता है। चौथा है मनोबल में वृद्धि। मनोबल कार्य करने की इच्छा का ही नाम है। इसलिए अभिप्रेरणा से कर्मचारियों को मानसिक संतुष्टि प्राप्त होती है। जब व्यक्ति में मानसिक संतुष्टि सही होगी तो वह कर्मचारी अच्छी तरह से कार्य करेगा और परिणाम स्वरूप कर्मचारी में अधिक कार्य करने की इच्छा जागृत होगी, वह मनोबल में वृद्धि होती है। तो इसलिए कह रहे हैं कि मनोबल में वृद्धि मन इच्छा, कार्य करने की इच्छा जो है वो अभिप्रेरणा से ही संभव है। तो फिर आपको जो है पहला लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होता है। दूसरा मैंने बताया कार्य संतुष्टि में अभिवृद्धि होती है। तीसरा संसाधनों का सदुपयोग होता है। चौथा मनोबल में वृद्धि होती है। पांचवा महत्व है कि अच्छे श्रम संबंधों का निर्माण होता है। अभिप्रेरण के द्वारा प्रबंधक और कर्मचारियों के मध्य पारस्परिक सहयोग और विश्वास को बढ़ावा मिलता है, जिससे इसमें श्रेष्ठ श्रम का निर्माण होता है। तो अभिप्रेरणा जो है अच्छे श्रम या अच्छे कर्मचारियों का निर्माण करता है और उसके मध्य जो पारिस्परिक संबंध होता है उसको भी अच्छे बनाना या सहयोगात्मक बनाने में विश्वास जगाता है। इसे क्या है कि श्रेष्ठ श्रम का निर्माण होता है। इसलिए अभिप्रेरणा जो है अच्छे श्रम संबंधों का निर्माण करने में अपना योगदान देता है, जिससे अभिप्रेरणा के द्वारा जो है कर्मचारियों के मध्य जो पारिस्परिक सहयोग व विश्वास को बढ़ावा मिलता है, जिससे श्रेष्ठ श्रम का निर्माण होता है। छठी विशेषता है कि कर्मचारी अनुपस्थित व आवर्तन में कमी। अभिप्रेरणा से कर्मचारी अपने कार्य और वातावरण से संतुष्ट है, इसलिए कार्य के प्रति उसका दृष्टिकोण
सकारात्मक होता है, जिससे वह अनुपस्थित नहीं होते हैं, और जब अनुपस्थित नहीं होते हैं तो उनमें सकारात्मक भावना जागृत होती है। जब सकारात्मक भावना जागृत होती है तो ये कार्य जो है अभिप्रेरणा से होता है, क्योंकि अभिप्रेरणा जो है उसको अभिप्रेरित कर्मचारी स्थायी रूप से संस्था में काम करता है और जिससे आवर्तन में कमी आती है। इसलिए अभिप्रेरणा जो है एक महत्वपूर्ण जो है स्रोत माना जाता है। इसके बाद 7वां पॉइंट है जो है प्रबंध के कार्यों का आधार। कि प्रबंध के कार्य करने के भिन्न भिन्न कार्य होते हैं और सभी को कार्य कराने के लिए कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना बहुत आवश्यक होता है। इसलिए बिना अभिप्रेरित किए कर्मचारियों के कार्य नहीं किया जा सकता। तो प्रबंध जो है अभिप्रेरणा होना बहुत ज़रूरी है और प्रबंध के द्वारा ही कार्य कराने के लिए उसके पास आधार होना चाहिए। इसलिए अभिप्रेरणा के द्वारा ही प्रबंध के कार्यों का आधार होता है। इसके बाद 8वां पॉइंट है परिवर्तन में सुविधा। सामान्य परिवर्तन के प्रति कर्मचारियों की सोच नकारात्मक होती है और अभिप्रेरणा के द्वारा इससे नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदल सकता है या बदला जा सकता है। 8वां पॉइंट जो है परिवर्तन में सुविधा होती है कि जब भी उसकी नकारात्मक भावना होती है तो सकारात्मक भावना बनाने के लिए अभिप्रेरणा का होना बहुत आवश्यक है। इसलिए सामान्य परिवर्तन में कर्मचारियों की सोच नकारात्मक होती है और अभिप्रेरणा के द्वारा ही इससे नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदला जा सकता है। 9वां है समन्वय भावनाओं को बढ़ावा दिया जाता है। अभिप्रेरणा से कर्मचारी संतुष्टि और लाभान्वित होते हैं, जिसके मध्य स्नेह, सहयोग और सामंजस्य की भावना का विकास होता है और संस्था के उद्देश्य को प्राप्त होती है। इसलिए अभिप्रेरणा से संस्था की भावनाओं में या समूह की भावनाओं में बढ़ावा देने में अपना योगदान देते हैं। इसलिए सामंजस्य होना बहुत ज़रूरी है। ये सामंजस्य जो है अभिप्रेरणा के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। इसलिए अभिप्रेरणा में जो है समूह भावना को बढ़ावा देने में अभिप्रेरणा का महत्व सबसे ज़्यादा होती है। तो समूह भावना जब तक नहीं होगा, पारिस्थितिक संबंध जब तक नहीं होगा, जब तक सहयोगात्मक भावना नहीं होगी, जब तक संस्था अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकती। इसलिए संस्था अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरणा का होना बहुत आवश्यक है। इसके बाद संस्था में वृद्धि होती है, क्योंकि अभिप्रेरणा से क्या होता है, जिन संस्थाओं में कर्मचारियों को संतुष्टि में रखा जाता है, इसलिए जब संस्थाओं की ख्याति में वृद्धि होती है, जब कर्मचारियों को संतुष्टि प्राप्त हो जाती है तो संस्था की ख्याति में वृद्धि अपने आप होती है। इसलिए कर्मचारियों की उन्हीं संस्थाओं में जो है काम करना चाहता है जहाँ पर उनको संतुष्टि मिलती है। इसलिए मैंने आपको जो है ये 10 जो है महत्व या आवश्यकताओं के बारे में पढ़ाया गया। पहला जो आपको जो बताया, लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक। लक्ष्य जब भी प्राप्त किया जा सकता है जब उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है, जब अभिप्रेरणा जो है कर्मचारियों के मन में भावनाओं को प्रेरित कर सके, जब भी संसाधन में लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा कार्य संतुष्टि में अभिवृद्धि होती है। अभिप्रेरणा से जो है कार्य करने में कर्मचारियों की जो है अभिवृद्धि होती है या कार्य करने की जो शक्ति बढ़ती है या कार्य में वृद्धि होती है। तीसरा होता है संसाधनों का सदुपयोग होता है। संसाधनों का सही ढंग से उसका प्रयोग किया जाता है। जब अभिप्रेरणा सही होगी तो संसाधनों का प्रयोग भी सही ढंग से होगा। चौथा मनोबल में वृद्धि होती है। इच्छा होती है काम करने की, जो अभिप्रेरणा क्या करता है, उसका मनोबल को और भी जागृत करने की कोशिश करता है। उसकी मानसिक संतुष्टि भी बनाए रखने में अपना सहयोग करता है। इसके बाद 5वां बताया कि अच्छे सर्व संबंधों का निर्माण भी जो है इसके माध्यम से होता है। 6वां जो बताया गया कि कर्मचारी और अनुपस्थित और आवर्तन में कमी आती है। जब अभिप्रेरणा क्या करता है कि व्यक्ति के वातावरण और कार्य में जो है संतुष्टि प्राप्त हो जाती है। जब सब कार्य और वातावरण संतुष्टि प्राप्त हो जाती है तो कर्मचारी क्या करते हैं, अनुपस्थिति बहुत कम होते हैं और उसे कार्य में और वृद्धि होती है, आवर्तन में कमी आती है। तो जो है अनुपस्थिति बहुत कम देखने को मिलती है अगर वो संतुष्टि होगी या सकारात्मक होगा। इसके बाद प्रबंध के कार्यों का आधार जो है प्रबंध का जो आधार जो है प्रबंध के कार्यों का आधार होता है अभिप्रेरणा। कर्मचारी जो कार्य करने के लिए जो है अभिप्रेरणा बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना अभिप्रेरित कर्मचारी प्रबंध में कार्य सही ढंग से नहीं कर सकता। इसके बाद परिवर्तन में सुविधा होती है। दिन अगर समय के अनुसार या वर्तमान में जो परिवर्तन देखने को मिलता है, जो परिवर्तन होता है वो अभिप्रेरणा के माध्यम से ही होता है। तो अभिप्रेरणा होने के लिए जो है जो परिवर्तन होने के लिए अभिप्रेरणा के द्वारा ही नकारात्मक सोच से सकारात्मक सोच को बदला जा सकता है, समय के अनुसार जो परिवर्तन होता है। इसलिए परिवर्तन में सुविधा होती है। अभिप्रेरणा से परिवर्तन में बहुत अच्छी सुविधा होने की संभावना
होती है। इसके समूह भावना में विकास होता है, समूह भावना को बढ़ावा मिलता है जब अभिप्रेरणा के कर्मचारियों में जो लाभान्वित होते हैं और उसके मध्य में स्नेह, प्रेम या भावना या सहयोग की भावना होती है, सामंजस्य की भावना होती है, तो अच्छा जो है विकास होता है। संस्था अच्छे लाभ प्राप्त करती है और अच्छे लाभ प्राप्त करती तो क्या है, संस्था आगे से आगे बढ़ने में अपना योगदान देती है। और 10वां है संस्था में वृद्धि। जिन संस्थाओं में कर्मचारियों में संतुष्टि प्राप्त की जाती है उन संसाधनों की ख्याति में वृद्धि होती है। कर्मचारी उन्हीं संस्थाओं में कार्य करना चाहता है जहाँ पर उसको संतुष्टि मिलती है। तो देखिए इसमें मैंने आपको 10 पॉइंट पढ़ा दिए हैं। 10 पॉइंटों के महत्व या आवश्यकताओं के बारे में बताया गया है, एक एक पॉइंट को अच्छे तरह से क्लियर करवाया गया है। इसलिए आगे जो है इसकी आवश्यकताएं जो है और हैं या महत्व और हैं उनके बारे में बताया जाएगा। और फिर इसके बाद जो है अभिप्रेरणा के लेसन में आपको तकनीकी के बारे में अगले जो है क्लास में पढ़ाया जाएगा, इसकी तकनीकें कौन कौन सी हैं। आज इतने पढ़ाऊँगा। जय हिंद।